AN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात आदिवासी न्यूज वार्ता मध्ये परिसरातील क्रीडा, शैक्षणिक, राजकीय व इतरही घडामोडी आता पाहूयात सविस्तर। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर शहर से 17 किलोमीटर के दूरी पर 600 फीट ऊंचे पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ ये मध्यकालीन भारत का सबसे खौफनाक और सबसे सुरक्षित देवगिरी किला। इस किले के अंदर जाना मतलब अपने मौत को गले लगाना जैसा है, क्योंकि इस किले के अंदर बने हुए इस 80 फीट गहरी खाई के अंदर जहरीले सांप और भूखे मगरमच्छ दुश्मन की सेना का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस किले के सबसे ऊंचे जगह पर ये 20 फीट लंबी भारत की दूसरी बड़ी तोफ रखी हुई है। इस तोफ के फायरिंग रेंज से डरकर दुश्मन की सेना इस किले से दूरी अपना डेरा डालती थी, और जैसे ही दुश्मन की सेना इस भूल भुलैया के अंदर आ जाती तो इस भूल भुलैया के संरचना के कारण दुश्मन की सेना अपने ही सेना के लोगों को मार डालती थी। यादव साम्राज्य के राजकुमार राजा भिल्लम यादव पांच, इन्होंने 12वीं सदी में 1187 में इस देवगिरी किले का निर्माण कराया था। बाद में 1327 में दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक ने इस देवगिरी किले का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। चलिए जानते हैं कि इस किले को आज तक कोई भी सीधी तौर पर युद्ध करके क्यों ना जीत सका, क्यों इस किले को छल और कपट के सहायता से हासिल किया गया। इस देवगिरी फोर्ट में जाने के लिए पर पर्सन 25 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है, और इसका विजिटिंग समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है, और जो भी 15 साल के नीचे है उनका एंट्री टिकट यहाँ पर फ्री है। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे महाकोट प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इस प्रवेश द्वार के गेट के ऊपर युद्ध के समय में हाथियों से बचने के लिए ये लोहे की नुकीले कीले लगाई गई है, और इन कीलों के ऊपर जहर लगा रहता था। उस कारण से कुछ ही देर में हाथी की मौत हो जाती थी, और दुश्मन की सेना घोड़े और हाथी के गति को धीमा करने के लिए इस मुख्य प्रवेश द्वार को आधे चांद के आकार का बनाया गया है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ आते ही इस जगह पर आपको यहाँ पर रहने वाले सैनिकों की ये रहने की जगह नजर आएगी, जहाँ पर अभी भारतीय पुरातत्व विभाग ने ये अलग आकार के दिखने वाली निजाम के जमाने की तोहफे रखी हुई है, और जिनमें से ये वाली तोफ औरंगजेब के जमाने की है, और इस तोफ को प्योर कॉपर से बनाया गया है, और इस तोफ के ऊपर पर्शियन भाषा में औरंगजेब का नाम लिखा हुआ है। और इस तोफ के पास में आपको ये जो 2 दीवार में गड्ढे नजर आ रहे, इन गड्ढे के अंदर तोफ के गोले फंसे हुए हैं। जैसे आप इस परिसर में दाखिल होते हो, सामने आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा, जो कि इस किले का असली प्रवेश द्वार है, और ठीक उस प्रवेश द्वार के सामने आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा, जो कि दुश्मन को चकमा देने के लिए ये नकली प्रवेश द्वार बनाया गया है। और जैसे ही दुश्मन की सेना इस नकली प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाती थी, तो अंदर ताक में बैठी हुई इस किले की सेना दुश्मन की सेना को वहीं पर मार देती थी, और बची हुई दुश्मन की सेना जब किले के इस असली प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश करती थी, तो सामने आपको ये जो 2 बुरुज नजर आ रहे, इन दीवारों के ऊपर से इस किले की सेना पत्थर तीर कमान चलाकर दुश्मन की कुछ सेना को यहीं पर मार डालती थी। दुश्मन के सेना को चकमा देकर मारने के लिए इस किले के अंदर कुल 52 असली और नकली प्रवेश द्वार बने हुए हैं, और किले के इस तीसरे प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाते ही सामने आपको ये ऐतिहासिक मंदिर नजर आएगा, जो कि अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मेरे पीछे आपको ये मंदिर के अवशेष नजर आएंगे। इस जगह पर किसी जमाने में बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में इस मंदिर को तोड़ा गया, और अभी आपको इस मंदिर का सिर्फ प्लेटफॉर्म नजर आएगा। मंदिर के सामने आपको ये सरस्वती बावड़ी नजर आएगी, और इस कुएं का पानी विशेष करके यहाँ पर जो सैनिक रहा करते थे, और सामने जो मंदिर है उस मंदिर के कार्यक्रम के लिए विशेष करके इस बावड़ी का पानी का प्रयोग किया जाता था। रास्ते से जाते वक्त आपको कुछ सीढ़ियाँ नजर आएगी, और उन सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर एक बड़ा सा हाथी होदा तालाब नजर आएगा। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी हटाकर इस दौलताबाद में स्थापित की थी,
तब सारे लोगों को दिल्ली से इस जगह पर आना पड़ा और वो सारे लोग इस किले के अंदर इस परिसर में रहा करते थे। तो उनके लिए पानी पीने के लिए इस तालाब का निर्माण कराया गया था और बाद में 8 साल के बाद में वापस से राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले जाया गया। उसके बाद में इस तालाब का प्रयोग जो यहाँ के सैनिक थे वो स्विमिंग करने के लिए प्रयोग किया करते थे। हाथी तालाब के बिल्कुल पास में ये यादव कालीन समय का ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को अभी भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। 152 स्तंभ से बने हुए इस मंदिर को इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत बनाया गया था और इस मंदिर के प्रांगण में आपको ये बहुत सारे स्तंभ नजर आएंगे। किसी जमाने में इन स्तंभों के ऊपर एक बड़ा सा सभा मंडप हुआ करता था। इस मंडप के अंदर यहाँ पर आने वाले भक्तगण खाना खाकर आराम किया करते थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया और भारत आजाद हो जाने पर यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण 1947 के बाद में भारत सरकार ने यहाँ पर भारत माता की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया। इसीलिए इस मंदिर को भारत माता मंदिर कहा जाता है। मेरे पीछे आपको जो मीनार नजर आ रही है इसे चांद मीनार कहा जाता है। दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद में यह भारत की दूसरे सबसे बड़े मीनार है। 210 फीट ऊंचे इस चांद मीनार को 1445 में अलाउद्दीन बहमनी ने इस किले के जीतने की खुशी में इस इमारत को यहाँ पर बनवाया था। ये इमारत इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। ये है इस किले का 6वां काला कोट प्रवेश द्वार, जिसे मृत्यु का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि दुश्मन की आधी सेना इस प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती थी और बची हुई दुश्मन की सेना जब इस प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाती थी तो आगे जाकर उन सभी की मृत्यु होना तय था। इसीलिए तो इस किले को आज तक कोई भी जीत ना सका। किले के इस 90वें प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाते ही सामने आपको चीनी महल का ये एकमात्र हिस्सा नजर आएगा, क्योंकि महल अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और इस चीनी महल को शाहजहां ने अपने खास मेहमानों के लिए बनवाया था और बाद में औरंगजेब ने इस महल को शाही जेल में परिवर्तित कर दिया था और इस जेल में मराठा और कई मुगल राजाओं को कैद करके रखा गया था। किले के अंदर स्थित इस बुरुज के ऊपर 14 टन वजन की ये मेंढा तोप रखी हुई है और इस तोप के ऊपर पारसी भाषा में तोहफे किला शिकन लिखा हुआ है, यानी कि किले को ध्वस्त करने वाली तोप। पंच धातु से बनी हुई इस तोप को लगातार चलाने के बावजूद भी ये कभी भी गर्म नहीं होती थी और नीचे लगे हुए एक्सेल के ऊपर इस तोप को रखा जाता था और 180 डिग्री के एंगल पर घुमाकर इसे फायर किया जाता था। इस तोप की मारक क्षमता 9 किलोमीटर की है और इस तोप को अफगानिस्तान से आए हुए कारीगरों ने बनाया था। यहाँ से मुख्य किले के ऊपर तक जाने के लिए 70 फीट चौड़ी खाई के ऊपर बने हुए इस पुल के ऊपर से आपको जाना होता है। उस जमाने में यहाँ पर चमड़े का पुल हुआ करता था और जैसे ही दुश्मन की सेना उस पुल पर आ जाती थी तो चमड़े के पुल को खींच लिया जाता था और सारे सेना के लोग इस 80 फीट गहरी खाई में गिर जाते थे, जहाँ पर भूखे मगरमच्छ और जहरीले सांप उनके हमेशा इंतजार में रहते थे। बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए बची हुई दुश्मन की सेना को किले के ऊपर तक जाने के लिए बने हुए इस एकमात्र प्रवेश द्वार से होते हुए किले के अंदर जाना होता है और यहीं से खूनी खेल की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसी जगह से इस किले के भूल भुलैया की शुरुआत हो जाती है। दुश्मन के सेना के लोगों को इस किले के अंदर दाखिल होने के लिए इस छोटे से सुरंग के जरिए घुटनों के बल बैठकर किले के अंदर आना होता था और जैसे ही अंदर आने के लिए गर्दन बाहर निकाली जाती थी तो यहाँ पर ताक में बैठे हुए सैनिक गर्दन पर तलवार चला देते थे और सैनिक के धड़ को और पूरे शरीर को यहाँ पर बने हुए इस सुरंग के जरिए 80 फीट गहरी खाई में फेंक दिया जाता था, जहाँ पर मगरमच्छ दावत उड़ाते थे। ऊपर की तरफ आपको ये जो उजाला नजर आ रहा है, इस जगह पर 1950 तक प्राकृतिक रूप से बनी हुई पत्थर की चट्टान हुआ करती थी और इस जगह पर पूरा अंधेरा रहा करता था। और ये जो आपको सीढ़ियाँ नजर आ रही है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग ने बनाई है।
जैसे ही दुश्मन की सेना इस प्रवेश द्वार के पास में आ जाती, उनको यहाँ पर दो अलग अलग रास्ते और ऊपर की दिशा से सूर्य प्रकाश नजर आता और यहाँ पर वो पल भर खड़ी रहकर सोच पाती कि किस तरफ जाना है। उतने ही देर में ऊपर की तरफ से खोलता हुआ तेल और खोलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला जाता था। यादव काल के समय में पहाड़ी के चट्टानों को काटकर इन अंधेरी भूल भुलैया को बनाया गया है और यहाँ पर इस तरह के कई सारे रास्ते बने हुए हैं और दुश्मन की सेना अलग अलग टुकड़ी में बंटकर जब इन गलियारों से जाती है और ये आगे जाके रास्ते इस जगह पर मिल जाते हैं और यहाँ पर दुश्मन की सेना अपने ही सेना के लोगों को दुश्मन की सेना समझकर मार डालती थी, क्योंकि इस जगह पर उस जमाने में पूरी तरह से अंधेरा हुआ करता था और ये रोशनी का इंतजाम भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया हुआ है। पहाड़ के चट्टानों को तराश कर बनाई गई इन सीढ़ियों से ऊपर चलने के बाद आप इस लोहे के प्रवेश द्वार से बाहर की तरफ आ जाते हो, जो कि इस किले के ऊपर आने का एक लौता प्रवेश द्वार है और इमरजेंसी आने पर इस प्रवेश द्वार को बंद किया जाता था और यहाँ से जहरीला धुआं छोड़कर दुश्मन की सेना को मार दिया जाता था। तो इस तरह से इस किले की खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम के कारण दुश्मन के सेना का एक भी व्यक्ति ऊपर तक नहीं आ पाता था। इसी कारण से इस किले को सीधी तौर पर युद्ध करके आज तक कोई भी नहीं जीत सका। लेकिन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की 6 महीने घेराबंदी करके इस किले के किलेदार को रिश्वत देकर इस किले को छल और कपट से हासिल किया था। गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां से 10 से 20 मिनट थका देने वाले सीढ़ियों से चलकर आने के बाद ऊपर की तरफ सामने आपको ये अष्टकोणी बारादरी महल नजर आएगा। इस खूबसूरत बारादरी महल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इस महल को विशेष करके गर्मियों के समय में एज अ समर पैलेस यूज किया जाता था। इस बारादरी महल के अंदर राजा का दरबार, महफिल और यहाँ पर रहने की भी सुविधा हुआ करती थी और इस महल के सामने ये 12 झरोखे बने हुए हैं, इसीलिए इस महल को बारादरी महल कहा जाता है। देवगिरी किले के सबसे ऊंचे पहाड़ी के चोटी के ऊपर इस बड़े से बुरुज के ऊपर भारत की दूसरी बड़ी तोप रखी हुई है, जो कि 20 फीट लंबी है और इस तोप को दुर्गा तोप कहा जाता है। आसपास के परिसर से आने वाले दुश्मन के सेना के टुकड़ी को इसी तोप के जरिए उड़ा दिया जाता था और इस तोप के मारक क्षमता से डरकर दुश्मन की सेना इस किले से ही अपना